चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने लास्ट वाली क्लास में आप लोगों से समूह कार्य के बारे में चर्चा किया था, अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताओं को लेकर। और आज का जो मेरा टॉपिक होगा सामाजिक समूह कार्य में सिद्धांत को लेकर होगा, और कुछ उसके उपागम है, अप्रोच है, अभिगम जिसको कहते हो आप लोग, उसको लेकर होगा। और समूह कार्य में अवस्थाओं को लेकर, किस तरीके से समूह कार्य का विकास हुआ था, उनकी अवस्थाओं पर बात करूंगा। टुकमैन का नाम आता है, वेल्स का नाम आता है, कुछ विद्वान लोग हैं, उन्होंने अपना अलग अलग तरीके से समूह के विकास के लिए अपने अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया था। ठीक है, तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों से चर्चा करूंगा। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं फेमस पुस्तक है वाल्टर एंड्रियास फ्रिडलैंडर की, जिन्होंने कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स ऑफ सोशल वर्क की पुस्तक लिखा है। ये आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये पुस्तक। और गर्विन चास DETL का एक पुस्तक है जिसका नाम है हैंडबुक ऑफ सोशल वर्क विद ग्रुप का नाम है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रख सकते हो कि गार्बिन और चास ये दोनों बहुत ही फेमस राइटर हैं, विद्वान हैं। इनसे लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। कारण ये है कि सोशल वर्क के साथ इन्होंने ग्रुप को जोड़ा था। ग्रुप वर्क तभी होगा जब साथ में समाज कार्य होगा, और समाज कार्य तभी होगा जब ग्रुप साथ में बना रहेगा। इसके बारे में इन्होंने बताया था। और कहीं आपको इसका नाम गेनेसेला लिखा था, कहीं जेनेला लिखा होता है। ठीक है, कोनोफ्का है ये, और ये बहुत ही फेमस है, और ये हर एक एग्ज़ाम में आता है, जितने भी सोशल वर्क एग्ज़ाम होते हैं। और अब अगर ये इसकी बुक नहीं आएगी तो ज़रूर ये ऑप्शन में आता है। ठीक है, तो ग्रुप वर्क में फेमस पर्सन है ये। और इन्होंने कहा था हेल्पिंग प्रोसेस को लेकर, यानी सहायता करने की जो प्रक्रिया है समाज कार्य की, वह समूह कार्य के अंतर्गत रखा गया है। यह कोनोफ्का का स्टेटमेंट था। तो 1963 में गेशल कोनोफ्का ने सोशल ग्रुप वर्क अ हेल्पिंग प्रोसेस प्रैक्टिस करके इन्होंने पुस्तक लिखा है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे 3-4 पुस्तक का नाम मैंने जो बताया है उसी को ही ध्यान रखिए। और हैपवर्थ का ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और सिद्दीकी HY सिद्दीकी बेसिकली ये सामुदायिक संगठन के अंतर्गत पाया जाता है, और इसने सामुदायिक संगठन में पड़ोसी को और सामाजिक क्रिया को कुछ नियोजन वाली गतिविधि को, जिसको प्रतिवेश कहते हैं हम लोग, HY सिद्दीकी द्वारा दी गया था वहाँ पर उपागम। और इसकी एक पुस्तक है थ्योरी एंड प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो ग्रुप वर्क में इसकी एक पुस्तक आई थी, ग्रुप वर्क में 2008 में लाई गई थी, थ्योरीज एंड प्रैक्टिस इसकी पुस्तक थी। इसे ध्यान रखिएगा। ट्रैकर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप इम्पोर्टेंट करिएगा। और अभी मैं इसके टॉपिक स्टार्ट करने चल रहा हूँ, आप लोगों से बताऊँगा अभी। इसकी एक पुस्तक आई थी सोशल ग्रुप वर्क प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस करके। तो जो आप लोग पढ़ेंगे सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांत, जैसे आप लोगों ने देखा होगा 100 उद्देश्य का सिद्धांत क्या होते हैं, है ना, उद्देश्यों को लेकर कौन कौन से सिद्धांत बनाए गए, नियोजन को लेकर कौन कौन से सिद्धांत बनाए गए हैं ना, इन सभी सिद्धांतों के साथ साथ इसका नाम जो होता है आकलन और परीक्षण की जांच किस तरीके से किया जाए, उसका परख कैसे किया जाए, मार्गदर्शन कैसे दिया जाए। तो ये सभी चीज़ें एक मौलिक सिद्धांत के रूप में रखा था, और इसका नाम था ट्रेकर, HB ट्रेकर। तो ये आप लोग याद रखिएगा। एच का मतलब था उसका हार्लिंग, इसका पूरा नाम है। ठीक है, हार्लिंग B ट्रेकर इसका पूरा नाम है। सन 1955 में इसने दिया था सोशल ग्रुप पर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस करके। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं स्टार लगाया हूँ। ठीक है, विल्सन, अभी हाल ही में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन करवाया था, शायद वो 2013 का प्रश्न पत्र था। ठीक है, दिसंबर 2013 का। उसमें क्वेश्चन में आया हुआ था विल्सन करके, ऑप्शन में आया हुआ था, लेकिन ऑप्शन सही नहीं था विल्सन का, वो स्टेटमेंट अलग था। ठीक है, तो ऑप्शन में ज़रूर ये देखने को मिलता है विल्सन का नाम। तो आपको बस सिर्फ एक ही बात याद रखनी है विल्सन का, अगर सिर्फ वो याद रख लिया आपने, ठीक है, तो आप समझो विल्सन की पूरी थ्योरी याद हो गई आपको। और वह थ्योरी ये है कि सोशल वर्क प्रैक्टिस, बस इतनी बात याद रखिए, प्रैक्टिस। विल्सन से अगर ऑप्शन में भी आएगा तो भी लगा लोगे, अगर इसके संबंध में कोई प्रश्न भी पूछा जाएगा तो वो लिखा रहेगा सोशल वर्क प्रैक्टिस, ईजिली आप कर लोगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए विल्सन का नाम और सोशल वर्क प्रैक्टिस, बस विल्सन का नाम सोशल वर्क प्रैक्टिस, सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल, तो वो ट्रेकर का नाम होगा। यहाँ पर दोनों चीज़ें आप समझते चलिए। ठीक है ना, आगे बात कर लेते हैं हम लोग अब
कुछ पुस्तकों में। और देखिए डीवे जी के इनका फेमस कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछी जाए। इसको आप एलिमेंट कर सकते हैं, इसे भी हटा सकते हैं, इसे भी हटा सकते हैं, इसे भी हटा सकते हैं, और है ना विल्सन वही है, विल्सन विल्सन, ठीक है भाई। तो इनको इंफॉर्मेशन ग्रुप्स, हाँ ये कर लीजिए आप, चलो इंफॉर्मेशन ग्रुप एंड इंट्रोडक्शन करके, ठीक है। आप इनको भी ऐसे लिख सकते हैं, प्रैक्टिस हॉल करके दिया था, तो वही चीज़ें हैं सोशल वर्क प्रैक्टिस वाली ही, उसी को विल्सन जी और स्टेफन दोनों लोगों ने मेंशन किया, और वहाँ पे इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं दी, ग्रुप वर्क के बारे में उसका परिचय करवाया, और प्रैक्टिस के बारे में भी बताया था कैसे कैसे प्रैक्टिस होता है। तो यहाँ पे विल्सन लिखा हुआ है, ये नाम वही है, विल्सन ही, ठीक है। तो याद रखिएगा वही चीज़ है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको जैसे मैंने सोशल वर्क प्रैक्टिस बताया है जो, वो आप इम्पोर्टेंट है, उसे आप विल्सन का याद रखिए, ईजिली आप वहाँ से कर लेंगे, वो प्रश्न आ सकता है आप लोगों से, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला मेरा आज का जो टॉपिक है मैं पहले उठाता हूँ, सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य को लेकर, है ना। तो किस तरीके से सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करना होगा मैं आप लोगों से, और आप लोग भली भांति तरीके से जानते हैं, विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग तरीके से सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांतों के बारे में परिचित करवाया है। किसी ने बताया कि नियोजन का सिद्धांत होगा, तो किसी ने बताया लक्ष्यों को स्पष्ट करने का सिद्धांत होगा, तो किसी ने कहा कि कार्य की किसी भी पद्धति को जब आप लगातार फॉलो करेंगे तो वह एक सामाजिक समूह कार्य की पद्धति के अंतर्गत आएगा, है ना। तो सबके अलग अलग पॉइंट थे, अलग अलग विचार थे, अलग अलग तरीके से इन लोगों ने प्रतिपादित किया। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों से बता दूं कि ये एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, यूजीसी में 2 नंबर का होता है, एमपीपीएससी में भी यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है सिद्धांतों को लेकर। अगर आप सिद्धांत अगर आपको याद होगी तो आप इजीली कर लेंगे। देखो जो एक कॉमन सिद्धांत है, स्वीकृति का सिद्धांत, गोपनीयता का सिद्धांत, व्यक्तिकरण का सिद्धांत, प्रकटन का सिद्धांत, संचार का सिद्धांत, व्यवहार का सिद्धांत, आत्मनिर्णय का सिद्धांत, आप ये जानते हैं कि समाज कार्य का सिद्धांत है वो, और वो कॉमन सिद्धांत है जिसको मौलिक सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। तो वो चाहे प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत ग्रुप वर्क में आए या केश वर्क में आए या कम्युनिटी वर्क में आए, वो तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है ही है। लेकिन जब किसी भी कार्य को लगातार संचालित करने के लिए कुछ विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग तरीके से सिद्धांत को प्रतिपादित किया, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस इसका जो ट्रेकर का नाम है, सन 1955 आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पर, सोशल वर्क ग्रुप प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक। और इसी पुस्तक में ट्रेकर जी का नाम जो है सोशल ग्रुप वर्क में फेमस हुआ, और इन्होंने ही अपने सिद्धांत को यहाँ पर प्रतिपादित किया है, ठीक है। इनके सिद्धांतों में ध्यान रखना, आकलन और परीक्षण जैसी एक्टिविटीज़ की जो परख है या मार्गदर्शन जैसी गतिविधियाँ का जो कार्य है, ये इन्हीं के सिद्धांतों में। तो 3 बात याद रखिए ट्रेकर में। पहली बात तो आपको याद रखना आकलन, जैसे जिसको कहते हो ऑब्जर्वेशन। दूसरा परीक्षण, आप जिसको कहते हैं टेस्ट, विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं, विभिन्न प्रकार के इवैल्यूएशन होते हैं, मूल्यांकन होते हैं। जांच, परख, अनुभव, मार्गदर्शन इत्यादि जैसी क्रियाविधि होती हैं। तो यह ट्रेकर के द्वारा कहा गया कि सामाजिक समूह कार्य का जब अभ्यास करोगे तो उस दौरान इन सिद्धांतों को लगाया जाएगा, अभ्यास के दौरान। और अभ्यास का मतलब आप समझ रहे होंगे कि आप जिस कार्य स्थल पर गए हैं कार्य करने के लिए, वहाँ पर कौन सा सिद्धांत का आपने फॉलो किया है, उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर आप लोगों से, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले नियोजन का सिद्धांत से। ये प्रश्न यूजीसी में पूछा गया था एक बार, और आप लोग जानते भी हैं, मैंने आप लोगों से करवा भी चुका हूँ वहाँ पर प्रश्नों में भी। और यहाँ पर बता देता हूँ कि नियोजन के सिद्धांत में सिर्फ एक लाइन याद रखिए। वो क्या याद रखेंगे आप, कि जब भी कभी आप किसी समूह का निर्माण करेंगे तो योजना का बात आती है कि नहीं आती है। समूह में निर्माण में आप ये बताइए कि आपके पास नियोजन की बात आती है कि नहीं आती है। जब भी कभी आप, ठीक है, नहीं समझ में आया, हेलो आवाज़ नहीं जा रही है क्या, लेफ्ट कर गया क्या मैं भाई, बताइए जरा एक बार कंफर्म करिए भाई, आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, चलो फिर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो आपको ध्यान रखना है कि नियोजन का सिद्धांत,
किसका? नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत आपको ये कहता है, आप सभी को बताता है कि सामाजिक समूह की प्रक्रिया में व्यक्ति की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए समूह के माध्यम से रूप में जो प्रयोग में लाया जाता है वह एक प्रकार का नियोजित समूह निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है यहाँ पर आपको कि यह एक स्वाभाविक होता है और यह समूह के निर्माण में काम किया जाता है, जिसमें साधन, शक्ति, माध्यम, प्रक्रिया, लक्ष्य इत्यादि चीज़ें जो होती हैं उसमें शामिल होती हैं। तो ये आपका नियोजन का सिद्धांत हो जाएगा। दूसरी बात करता हूँ मैं तो लक्ष्य को स्पष्टता का सिद्धांत। बस समझिए सिर्फ लक्ष्य का क्या होगा। तो समूह कार्य में जब आप लक्ष्य को निश्चित रूप में एक होने की बड़ी सुविधा में, जहाँ पर आप समूह के सदस्यों को साफ साफ समझ सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एक प्रकार से लक्ष्यों को स्पष्ट करने का सिद्धांत मानते हैं। जहाँ पर आपके लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए, जहाँ आप सबके लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताइए जरा एक बार। लक्ष्य स्पष्ट का मतलब आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जहाँ पर आपने लक्ष्यों का निर्माण करते हैं, भविष्य की वरीयता देते हैं, ठीक है, भविष्य की वरीयता देते हैं। तो स्पष्टता का सिद्धांत कहता है कि समूह कार्यकर्ता को अपने समूह के सदस्यों के साथ जो संबंध है वह जो निश्चित उद्देश्य हैं उसके सहित आप उसको स्वीकृति प्रदान करें, और स्वीकृति प्रदान करने के तत्पश्चात जो आपने उसको अवसर दिया है वो लक्ष्य की तरफ अग्रसर होने के लिए दिया है। तो लक्ष्य समाज कार्य में विशिष्ट होते हैं और निश्चित होते हैं, और ये एक बड़ी सुविधा होती है ये कि समूह के सदस्यों को साफ साफ समझ सके, क्लियर हो। तो लक्ष्यों को स्पष्टता यहाँ पर लागू होता है आपका ये सिद्धांत। दूसरा कहता है स्व उद्देश्य का सिद्धांत। जहाँ उद्देश्य का होता है, जहाँ पर मैं बात करूँ आप लोगों से समूह के बीच स्व उद्देश्य का संबंध जो होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जहाँ पे कार्यकर्ता अपने समूह के सदस्यों के साथ संबंध स्थापित हो और उसके बाद निश्चित उद्देश्य सहित उसको स्वीकृति प्रदान करे, और सामाजिक कार्यकर्ता हमारी सहायता के लिए जो सेवार्थी है उन सब का पूर्ण विश्वास हो, और उसके साथ उनका जब एजेंसी या सेवार्थी या समूह के सदस्य के साथ सामंजस्य जो है बना रहे, तालमेल बना रहे। तो यही कारण है कि स्व उद्देश्य का संबंध का जो सिद्धांत है, कार्यकर्ता को समूह सदस्यों की सहायता करने से पहले एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर लेना चाहिए, और उसे समूह के साथ सबसे पहले सार्थक और उद्देश्यपूर्ण संबंध स्थापित भी कर लेना चाहिए। तो उद्देश्यपूर्ण कार्यकर्ता समूह संबंधों का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये बात आप लोगों को समझ लेना है यहाँ पर। और समूह को अपने रूप में आने के लिए उसे प्रोत्साहित करना है, स्वीकार करना है, उसको कार्यकर्ता समूह के लिए सहायक के रूप में कार्य करना है। तो यहाँ पर आपका स्व उद्देश्य संबंध का सिद्धांत भी हो जाएगा। आगे अगर मैं बात करूँ निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत के अंतर्गत, तो निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत आप समझ रहे होंगे कि सामूहिक कार्य के अंतर्गत व्यक्तिकरण के सिद्धांत का जो सतत उपयोग होना चाहिए, जिसमें हम हर एक समूह के ऐसे व्यक्तियों को शामिल करते हैं जो समूह को पूरी तरह से समझ सके समूह को, और समूह में परिवर्तन कर सके, उसमें सामंजस्य ला सके, व्यक्तिकरण के सिद्धांतों को सही तरीके से वो समझ सके। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब समूह कार्यकर्ता समूह की एक इकाई के रूप में उसे बना देता है और उसे कहता है कि तथ्यों को मानना चाहिए और मानव प्रकृति के रूप में वो सब समझता है, तो वह एक प्रकार से निरंतर व्यक्तिकरण के सिद्धांत के साथ साथ आपको बताऊं तो निरंतर व्यक्तिकरण के सिद्धांत के साथ साथ यह आपका संघर्ष और गोपनीयता और सतत सिद्धांत उसको भी ये लागू करता है। अगर मैं आपसे बात करूं निर्देशित सामूहिक अंतःक्रिया का सिद्धांत में, तो ये मार्गदर्शित है, एक प्रकार से मार्गदर्शित समूह अंतःक्रिया का सिद्धांत है। इसमें आप ये बात ये याद रखिए कि सामाजिक समूह कार्य एक प्रणाली है और जिसके माध्यम से एजेंसी के वातावरण में व्यक्तियों का जो व्यवसाय का रूप है उनको प्रशिक्षित कार्यकर्ता के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी जो गतिविधियां हैं उसमें अंतःक्रिया के माध्यम से उसको मार्गदर्शित करिए। तो बराबर मार्गदर्शित करना है आप लोगों को अंतःक्रिया के रूप में, जिसमें जो भी समूह के जितने भी सदस्य होंगे उनको, ठीक है, उनके पीछे विचार क्या है उनका, वह एक दूसरे से संबंधित है या नहीं संबंधित है,
उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी क्षमताएं क्या हैं, उसके अनुसार ही उसका विकास करें और उसको अनुभव प्रोवाइड कराएं। तो मार्गदर्शन का एक अहम भूमिका होती है, इसलिए पॉइंट नंबर 5 जो है इम्पॉर्टेंट होता है। पॉइंट नंबर 6 की बात करूँ तो प्रगतिशील कार्यक्रम की बात करता है। और प्रगतिशील कार्यक्रम में आप भली भांति तरीके से जानते हैं प्रगतिशील कार्यक्रम। जरा बताइए मुझे, प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभवों का सिद्धांत कैसे होगा? प्रगतिशील अनुभवों का सिद्धांत कैसे होगा? कोई बताना चाहेगा? बोलिए। प्रगतिशील, देखो प्रगतिशील कार्यक्रम के अनुभवों के सिद्धांत के बारे में अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूं तो ध्यान रखना, सामाजिक समूह कार्य के कार्यक्रम केवल गतिविधियों अथवा जो घटनाएं होती हैं वही नहीं इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, बल्कि एक व्यापक संकल्पना के रूप में इसको प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ कार्यक्रम विकास का एक सतत प्रक्रिया है जिसमें अंतर शक्ति के माध्यम से विकसित होती रहती है, तो इसलिए प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभव वहाँ पर होना चाहिए। तो प्रगतिशील अनुभव का जो सिद्धांत है वो सामान्य और सरल गतिविधियों में सफलता प्राप्त करने के बाद समूह और उसमें जो अधिक जटिलताएं जो कार्य हो रही हैं उन अधिक जटिलताओं कार्यों के अनुभवों को प्राप्त करने के लिए उसे आप प्रोत्साहित करें, है ना, उसे आप क्या करें, प्रोत्साहित करें। तो कार्यक्रम विकास का एक सतत प्रक्रिया माना जाता है। तो अंतर शक्ति के माध्यम से उसे विकसित होती रहती है ये चीज़ें। कार्यक्रम योजना को बलपूर्वक योजना नहीं मानी जाती है, बलपूर्वक योजना नहीं मानी जाती है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे बात करूं तो बल्कि ये रुचि और उसकी विभिन्न समूहों के विस्तार करने की बात करती है, तो इसलिए कार्यक्रम का विकास जो होता है वो सहायता से की जा सकती है। तो इसलिए आपका यहाँ पर प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभव का सिद्धांत माना जाएगा। लोचदार, लोचदार का मतलब आप समझ रहे होंगे, एक प्रकार से लचीला क्रियात्मक संगठन का सिद्धांत की बात कर रहा है। लोचदार का मतलब होता है आप लचीला से। तो प्रत्येक समूह में अपने निर्वाचित सदस्य होते हैं, आप जानते हैं। उनके साथ कुछ हद तक अनौपचारिक संगठन भी बनाए जाते हैं, ये भी आप जानते हैं। तब जाकर आप अपना कार्य आरंभ करते हैं और एक समूह विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित किया जाता है, तो उसे औपचारिक संगठन बनाया जाता है। उसे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक संगठन की सहायता करनी पड़ती है। तो इसे औपचारिक, लचीला और अनुकूलन और समूह परिवर्तन होने पर इसमें परिवर्तन कर लिया जाता है। यानी सिद्धांत स्वयं में शामिल करता है और समूह कार्यकर्ता समूह का संगठन करता है। उसे ये चाहिए कि समूह की सहायता करे और स्वयं संगठित करे। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि समूह को ये चाहिए कि आवश्यकता को स्पष्ट करे, उद्देश्य को स्पष्ट करे, कार्यों को निर्धारित करे, स्वयं को निर्णय लेने के लिए उसे क्या करे, समूह कार्यकर्ता के द्वारा सहायता करनी पड़े या उसको अनुकूल बनाया जाए। अगर मान लीजिए वो अनुकूलित नहीं हो पा रहा है तो आपने जो क्रिया विधि लगाई है तो उस क्रिया विधि में आप उसको मॉडिफिकेशन कर दीजिए, लचीलापन लाइए। तो यही कारण है कि लचीलापन, मॉडिफिकेशन यानी परिवर्तन की प्रक्रिया जो मानी जाती है वो लचीलापन को माना जाता है। तो लोचदार क्रियात्मक संगठन का भी सिद्धांत माना जाता है। देखो, जब कभी भी आप संगठनात्मक समस्याओं को हल करेंगे तो उस समूह के सदस्यों को अनुभव और कार्यक्रम के अनुभव से कम मूल्यांकन नहीं करेंगे। ठीक है, जहां आप कर्तव्यों की पहचान की जा रही है, जहां पर कार्यों की पहचान की जा रही है कि उन्हें ठीक तरीके से संचालित किया जाए, तो सदस्यों को अपने उत्तरदायित्व लेने के लिए उसकी सहायता करना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, संगठन की प्रक्रिया का उसका विकास करना चाहिए। तो यह एक प्रकार का लोचदार कार्यात्मक संगठन के अंतर्गत आता है, जहां आप विभिन्न प्रकार के जो रूल नियम बनाए हैं तो उसमें मॉडिफिकेशन भी कर रहे हैं, उसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का लोचदार या कार्यात्मक संगठन का सिद्धांत माना जाता है। जनतांत्रिक का मतलब आप जानते होंगे, जनतांत्रिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। समूह कार्य में जनतांत्रिक के जो सिद्धांत है उसका मतलब ये होता है कि समूह निर्माण के प्रारंभिक चरण से लेकर समूह के अंतिम या समाप्ति तक जनतांत्रिक सामूहिक आत्मनिश्चीकरण का सिद्धांत या लोकतांत्रिक
स्वयं निर्धारण का सिद्धांत सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांत में लागू होता है। तो यहाँ पर अंतः क्रियाएं अधिक स्वप्रेरित होती हैं, या आप ये कह लीजिए कि निर्माण की आवश्यकता का एहसास, निर्माण का ढंग, कार्य पद्धति का कार्यक्रम किसका? दीक्षा का ज्वाइन नहीं हो रहा, ओके ठीक है। यहाँ पर कोई नहीं है अभी, है ना? ठीक है, कोई नहीं है, चलो। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है आप सबसे, आप मेरी बात को समझिए अच्छे से, कि जहाँ कहीं समूह निर्माण के प्रारंभिक चरण से स्टार्ट होगा और समूह निर्माण के अंतिम चरण तक वह प्रक्रिया संचालित होंगी, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है यह एक प्रकार का कौन सा सिद्धांत माना जाएगा? जनतांत्रिक सामूहिक सिद्धांत माना जाएगा। इसे आप ध्यान में रखना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि कार्य की पद्धति, कार्यक्रम का निर्धारण, संचालन इत्यादि चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो समूह के पास अपना चयन करने का अधिकार तथा संतोषजनक निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों से क्या क्या बता दिया अभी? देखो, मैंने आप सबको अभी अभी इन सभी सिद्धांतों को नियोजित समूह निर्माण का सिद्धांत बता दिया, निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत बता दिया, विशिष्ट समूह उद्देश्यों का सिद्धांत बता दिया, उद्देश्यपूर्ण कार्यकर्ता समूह संबंधों का सिद्धांत बता दिया, मार्गदर्शित समूह अंतः क्रिया का सिद्धांत बता दिया, और उसके बाद मैंने आप लोगों को लोचदार कार्यात्मक संगठन का सिद्धांत बता दिया, और लोकतांत्रिक जिसको आप कहते हो, या जनतांत्रिक सामूहिक आत्मनिश्चयीकरण का सिद्धांत जिसे आप कहते हैं, ये सभी के सभी कौन से सिद्धांत कहे जाते हैं? समूह कार्य के सिद्धांत में आते हैं। एक बात आप यहाँ पर ध्यान देखिए, साधनों के उपयोग का सिद्धांत होता है। तो साधनों का मतलब होता है संसाधन से, साधनों का मतलब होता है संसाधन से। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप कोई भी कार्य व्यापक रूप से करते हैं तो उसमें व्यक्ति और समूह के लिए समूह का अनुभव के विषय में समृद्ध और विकसित करने के लिए उपलब्ध कुछ संसाधन का भी प्रयोग करते हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता मार्गदर्शन भी देता है, साथ ही साथ उसका संसाधन का भी प्रयोग करता है। तो सामाजिक समूह कार्यकर्ता समूह में जो भी एजेंसी है या समुदाय में जो भी संसाधन है उसका संबंध जो है संपूर्ण जानकारी से होती है, ठीक है। स्त्री पुरुष के जो भी अपने कौशल हैं उन कौशलों का पता लगाने के बाद उसका प्रयोग करता है, और उसके जस्ट बाद वो संसाधनों के साथ समूह का पता लगाता है और कार्यक्रमों के लिए समूह का उपयोग करता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो कार्यकर्ता को सामग्री और मानव संसाधन दोनों को ही प्रोत्साहित करने के लिए पहल की गई थी, और पहल करनी भी चाहिए। सार्वजनिक तौर पर अगर मैं बात करूं तो सदस्यों के द्वारा जो प्राप्त उपलब्ध संसाधन है उसका भी प्रयोग करना चाहिए और जांच पड़ताल भी करनी चाहिए उसकी। कार्यकर्ता जब समूह और समुदाय के बीच कोई कड़ी और काम करता है, कड़ी मतलब एक मेहनती से या एक कोई रूल रेगुलेशन से या नियम से, तो इस संदर्भ में उसकी क्षमता पर प्रदर्शित होता है, उसकी क्षमता वहाँ पर क्या हो रही है? प्रदर्शित हो रही है। तो वह वातावरण उसको प्राप्त होता है। तो एक प्रकार से जो वातावरण प्राप्त हुआ है वो संसाधन के रूप में जाना गया है, ठीक है। तो संसाधन का उपयोग करना चाहिए आप लोगों को, ओके। संसाधन का प्रयोग करना चाहिए, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना? संसाधन का उपयोग जो है करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो और उसे अगर मैं बताऊं तो स्त्री पुरुष केवल समूह को कार्य करने के लिए ही प्रेरित नहीं करती है, बल्कि एजेंसी और समुदाय का भी स्रोत माना जाता है संसाधन को पता लगाने के लिए। तो एक रिसोर्सेज भी है संसाधन, तो इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। यहाँ पर मैं बात करूँ तो यह मूल्यांकन का सिद्धांत है, और ये लास्ट है। मूल्यांकन का सिद्धांत क्या कहता है भाई? मूल्यांकन का सिद्धांत कहता है कि सामाजिक समूह कार्यकर्ता सावधानी पूर्वक नियोजित तरीके से परिणामों का मूल्यांकन करेगा। व्यवस्थित और क्रमबद्ध रिकॉर्ड के रख कर मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में इसको सहायता मिलती है। मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष रूप में करने पर हमें एक व्यापक परिणाम स्पष्ट होता है। तो हमें यह पता चलता है कि समूह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कितना सफल हुआ है, कितना सफल नहीं हुआ है। तो मूल्यांकन प्रत्येक सत्र के अंत में भी किया जाना चाहिए, इसलिए आपका मूल्यांकन का जो सिद्धांत है ये भी सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांत में इन्वॉल्व है। बात समझ में आ गई? ये सभी के सभी। तो ये टोटल आपके हो गए सिद्धांत, यहाँ पर हो गए डन।
तो आपको मैं बता दूं यूजीसी में या जो मैंने आपको सिद्धांत बताए हैं, ये सारे के सारे सिद्धांत आप लोगों को याद होने चाहिए कि नियोजित का सिद्धांत होता है, विशिष्ट समूह उद्देश्यों का सिद्धांत होता है, उद्देश्यपूर्ण कार्यकर्ता समूह संबंधों का सिद्धांत होता है, निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत होता है, मार्गदर्शित समूह अंतःक्रिया का सिद्धांत होता है, लोकतांत्रिक समूह स्वयं निर्धारण का सिद्धांत होता है, लचीले क्रियात्मक संगठन का सिद्धांत होता है, प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभव का सिद्धांत होता है, संसाधन उपयोग का सिद्धांत होता है और मूल्यांकन का सिद्धांत होता है, जो आप यहाँ पर सिद्धांतों के बारे में देख लिए हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आप लोगों से बता रहा हूँ, इसका ध्यान रखिएगा। ये पृष्ठ बनाए जाते हैं। अब भाई आप ही सोचिए अगर 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं तो यूजीसी में जाहिर सी बात है एक प्रश्न तो जरूर आएगा सिद्धांत से एलिमेंट करने के लिए, इसलिए आपको इन सिद्धांतों को समझना होगा भली भांति तरीके से। ठीक है भाई, मैं आशा करता हूँ कि ट्रेकर की जो पुस्तक दी गई थी सोशल ग्रुप वर्क में प्रिंसिपल करके, उसने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस को लेकर आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे सन 1955 में क्या बातें इन्होंने एच.बी. ट्रॉकर ने कहा है इसके ऊपर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला मैं टॉपिक लेता हूँ। अगला टॉपिक है सामाजिक समूह कार्य के उपागम को लेकर। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं उपागम को लेकर कि भाई बताइए जरा इसमें से कौन कौन से उपागम लागू होते हैं। ठीक है, उपागम को ही कहा जाता है एक प्रकार से प्रारूप भी कहा जाते हैं या अभिगम भी कहा जाता है, आप इसे कह सकते हैं। तो 1950 के बाद समूह कार्य की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया। चलो ठीक है, समूह कार्य में काफ़ी परिवर्तन आया तो सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी परिवर्तनों में समूह कार्य व्यवहार को प्रभावित किया गया। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने समूह कार्य के 3 प्रारूप को जो है यहाँ पर मेंशन किया था, 3 मॉडल दिए थे। तो एक मॉडल आप ये ध्यान रखें यहाँ पर कि ट्रीटमेंट से उपचार होता है। ट्रीटमेंट का मतलब होता है एक प्रकार से उसको उपचार करने का। उपचार करने का मतलब एक प्रकार से सुधारना है उसको, उस व्यक्ति को। तो निदान के आधार पे जो फैक्टर मिला है उसके आधार पे उसने क्या किया, सुधार किया है। तो ये जो प्रारूप, कभी कभी प्रश्न बनता है कि ये प्रारूप किसने दिया है, तो विंटर का नाम आता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और परस्परात्मक प्रारूप की बात करूँ तो यहाँ पर अगर बात होगा तो अस्कदा, ये अस्कदा लिखा हुआ है, आदर्शा है, अस्कदा रत ये नाम है। और ये अस्कदा रत जो है रेसिप्रोकल मॉडल के बारे में दिया। और रेसिप्रोकल मॉडल का मतलब ये था कि जो समूह के सदस्य होंगे वो और जो कार्यकर्ता होंगे उनके बीच संबंधों की बात कर रहा था, एज अ पॉजिटिव, एज अ वांछनीय बात कर रहा था इसके बारे में। तो ये रेसिप्रोकल मॉडल के अंतर्गत आया था, रेसिप्रोकल मॉडल के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात अगर मैं आपसे कहूँ तो विकासात्मक प्रारूप के बारे में, तो विकासात्मक प्रारूप एक डेवलपमेंटल अप्रोच है या मॉडल है। इस मॉडल को बेरस्टीन ने दिया था। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब विकास कैसे होता है, एक अवस्था में होता है। इन्होंने बताया था कि जो भी जैसे जैसे समूह कार्यकर्ताओं में भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ होती हैं, उन परिस्थितियों में जब कार्य शुरुआत होता है तो वैसे वैसे अपने निरंतर व्यवहार में पद्धति के विज्ञान की दृष्टि से वो परिभाषित होता है। तो वैज्ञानिक नाम देने के लिए और उनके फलस्वरूप अगर मैं बात करूँ तो समूह कार्य के विभिन्न प्रतिमानों का विकास करने के लिए यह विकासात्मक प्रारूप दिए गए थे, बेरेस्टिक के द्वारा दिया गया था, बेरेस्टीन के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट बात करता हूँ पापेल एंड रॉथमैन का। और पापेल रॉथमैन आप लोगों का हालांकि नाम सुना होगा। ये बेसिकली आते हैं सामुदायिक अभिगम में, बट यहाँ पे समूह कार्य में भी, समूह कार्य के प्रारूपों में भी पापेल रॉथमैन ने 1966 में 1966 में 3 प्रमुख प्रतिमानों के बारे में इसने प्रतिपादित किया था, जिसमें से उन्होंने कहा था कि सामाजिक लक्ष्य होगा, सामाजिक लक्ष्य का प्रतिरूप होगा, उपचारी प्रतिरूप होगा, और साथ ही साथ इन्होंने बताया था एक तीसरे प्रतिरूप के बारे में जिसका नाम बताया था पारस्परिक प्रतिरूप। ये 3 प्रतिरूपों के बारे में बताया गया था। तो आप यहाँ से थोड़ा सा रॉथमैन और पापेल के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये सामाजिक लक्ष्य प्रतिरूप है क्या चीज़? पहली बात तो आपको ये जानना चाहिए। बेसिकली जहाँ पर 1930 के दशक में सामाजिक लक्ष्य का प्रतिरूप को लेकर रॉथमैन और पापेल के द्वारा ये बातें जो कही गई थी कि सामाजिक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जहाँ पर आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, मजदूर आंदोलन या मजदूर यूनियन आंदोलन, महिलाओं के लिए आंदोलन, जहाँ पर समाज को लेकर बात हो रही है, उन सभी को लेकर बात हो रही है, जहाँ पर महिलाएं आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, वृद्ध आ रहे हैं, युवा अवस्था के लोग आ रहे हैं,
तो सामाजिक लक्ष्य की बात किया, और ये सामाजिक लक्ष्य का प्रतिरूप क्यों माना जाएगा? जहाँ पर आपने सभी आश्रय आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, मजदूर यूनियन आंदोलन, महिलाओं आंदोलन, बालकों के लिए, सबके आंदोलनों की बात कर रहे हो, और वो एक सामाजिक लक्ष्य है, जो कॉमन चीज़ें हैं, जो सामान्यता सभी में देखा जा रहा है, तो एक प्रकार से यह बात आपका सत्य माना जाएगा। पापेल और रोथमैन का 1966 में सामाजिक लक्ष्य का प्रतिरूप, ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आंदोलन आते हैं, यह बात आपको ध्यान रखना होगा, इसमें आंदोलन आते हैं। तो यहाँ पे सामाजिक चेतना, कभी कभी एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है सामाजिक चेतना को लेकर। अभी मैं आपसे बात करूँ, एक प्रश्न था 5 नवंबर 2020 का, 5 नवंबर 2020 का एक प्रश्न था, उसमें कहा था कि सामुदायिक, हाँ बोलिए, ओके 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 ओके, चलो कोई नहीं। तो एक प्रश्न था 5 नवंबर 2020 को, कोई भी ज्वाइन नहीं हो रहा, संजीव जी इच्छा ओके ज्वाइन हो रहे हैं, चलो ठीक है। 5 नवंबर 2020 में एक प्रश्न आया था, और वहाँ पर कहा था कि सामुदायिक संगठन को लेकर कि जो सामाजिक लक्ष्य है, उस सामाजिक लक्ष्य में आपको बताना था सामाजिक चेतना का अधिकार का मतलब क्या होता है। सामाजिक चेतना का अधिकार का अर्थ पूछा था, तात्पर्य। आप लोग क्लास समाप्त होने के बाद यूजीसी वाले बच्चे जरूर देखेंगे उस प्रश्न को। 5 नवंबर 2020 को क्वेश्चन नंबर शायद 4 या 5 ऐसे कुछ प्रश्न है, वो पूछा गया है, वहाँ पर देखना, उसमें 4 या 5 प्रश्न में मिलेगा आपको। तो मैं आपको बता दूं, उस प्रश्न का जो जवाब हुआ था उस समय, वो प्रश्न यही सामाजिक चेतना के प्रतिरूप से ही पूछा गया था, और उसका मतलब था सामाजिक चेतना को समुदाय को लेकर, समूह के सदस्यों के लेकर उनका विकास करने की बात था। उसमें एक प्रश्न, एक ऑप्शन था प्रथा था या प्रभा था, मुझे याद नहीं आ रहा, काफ़ी समय हो गया उस प्रश्न को देखे हुए मुझे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका जो मतलब होता है समुदाय को रिलेट करने वाले जो समुदाय के सदस्य हैं उनको भी रिलेट करता है, और साथ ही साथ समूह के जो सदस्य हैं उनको भी रिलेट करता है, जो कॉमन गोल के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो वह एक प्रकार का सामाजिक लक्ष्य के अंतर्गत ध्यान रखना आप लोग, वह आएगा। दूसरे की मैं बात करता हूँ उपचारी प्रतिरूप के बाद में। दूसरा उपचारी प्रतिरूप मॉडल क्या होता है, या प्रारूप के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो यह एक प्रकार से वैयक्तिक उपचार के प्रक्रिया के अंतर्गत रखा गया था, और यह चिकित्सकीय के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो इसका प्रतिरूप जो था व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में समायोजन करने की बात करता था, समस्याओं का समाप्त करने की बात करता था, और समस्याओं पर अपना ध्यान जो केंद्रित करने की बात होती थी, वह उपचारी प्रतिरूप के अंतर्गत आता था। तो यह जवाब आपका उपचारी प्रतिरूप भी सही माना जाएगा यहाँ पर। और उपचारी प्रतिरूप में आप क्या ध्यान रखेंगे, सामाजिक संबंधों में समायोजन की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना। तो ध्यान केंद्रित करना भाई एक प्रकार का उपचारी प्रतिरूप है। दूसरी बात चिकित्सकीय के अंतर्गत आएगा, ये दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ से उपचारी में, ठीक है। जो बेसिकली ये व्यक्तिक उपचार के अंतर्गत आता है, व्यक्तिक उपचार के अंतर्गत आता है। पारस्परिक प्रतिरूप, देखिए पारस्परिक प्रतिरूप प्रणाली है एक सिद्धांत के अंतर्गत, जिसमें क्षेत्र सिद्धांत हो जाए, या व्यवहार के सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की बात हो, या अभ्यास सिद्धांत की बात हो, वहाँ से लिया गया है ये। तो समाज कार्य के जो सामान्य प्रणाली है, उन सामान्य प्रणालियों के एक भाग के रूप में कार्य होता है, ठीक है। तो इस प्रतिरूप का ध्यान केंद्रित व्यक्ति और समाज दोनों है। मैंने आपको बताया यहाँ पर ध्यान केंद्रित केवल है, ध्यान केंद्रित केवल व्यक्ति है, बताइए। केवल ध्यान केंद्रित की बात करूँ तो मैं समस्याओं पर है, और व्यक्ति के समस्याओं पर है यहाँ पर उपचार में। और दूसरे की अगर मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ पारस्परिक में, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सामाजिक लक्ष्य प्रतिरूप में क्या दिख रहे हैं, व्यक्ति और समाज दोनों दिख रहे हैं। यहाँ पर व्यक्ति समाज दोनों आ जाएगा, यहाँ पर केवल व्यक्ति आएगा ऊपर में उपचारी में, और यहाँ पर व्यक्ति और समाज दोनों आ जाएगा, और यहाँ पर केवल समाज में होगा सामाजिक लक्ष्य में, और जो परस्पर जो मतलब सार्वभौमिकता के रूप में हो, जो कॉमन चीज़ें हैं, जहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं। तो ये तीन बातें थी, पापेल रोथमैन 1966 में इन तीनों के बारे में जिक्र किया था, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे मैं बात करता हूँ एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो समूह सक्रियता के बारे में बहुत ही फेमस पर्सन है, वो उसका नाम है कोर्ट लेविस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसने क्षेत्रवाद का सिद्धांत भी दिया था कोर्ट लेविस ने। और कोर्ट लेविस का जो प्रारूप था, आवाज़ मेरी जा रही क्लियर, एक बार कंफर्म करिए। ओके ओके ओके, हाँ बोलिए। अच्छा, कोई बात नहीं, जो ज्वाइन होना चाहते हैं भाई, देखो बात यह है, मैं एक चीज़ बता दूं, जिनको देखो पढ़ना होता है, यहाँ पर एक चीज़ बताना चल रहा हूँ आपको। देखो कर्ट लेविस का नाम, कर्ट लेविस कहीं कहीं कहा जाता है, कहीं कहीं कोर्ट लेविस का भी नाम इसका आता है, तो बात दोनों एक ही होता है। देखो बात को समझिए आप लोग,
इसने कहा इसका एक प्रारूप है, इसी के नाम पे प्रारूप है, अपने नाम पर ही बंदे ने प्रारूप रख दिया, कर्ट लेविस का प्रारूप रखा। और इस कर्ट लेविस प्रारूप में एक बात आता है ग्रुप डायनेमिक्स। और आप ग्रुप डायनेमिक्स का नाम सुना होगा, अगर आपके पास हरियंट की बुक होगी यूजीसी वाली तो उसमें देखना समूह गतिकी लिखा होगा, एक पॉइंट में पढ़ेंगे तो आप समूह गतिकी लिखा होगा। हाँ, तो समूह गतिकी के, चलो छोड़ो बात को आगे करते हैं। समूह गतिकी की अगर मैं बात करूं तो समूह गतिकी जो पार्ट है उसी को कहा गया है ग्रुप डायनेमिक्स। तो ग्रुप डायनेमिक्स प्रश्न आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएगा भाई किसने दिया है ये। तो ग्रुप डायनेमिक्स अर्थात समूह सक्रियता है, ये ग्रुप डायनेमिक एक समूह सक्रियता है। और समूह सक्रियता, ग्रुप डायनेमिक या समूह गतिकी के बारे में जो कहा है वो कर्ट लेविस ने कहा है, और क्षेत्रवाद का सिद्धांत भी इसी ने कहा है। ठीक है, यहाँ पर इसने कहा था कि समूह सक्रियता के जनक कौन माना जाता है, कर्ट लेविस माना जाता है। इसने व्यक्ति के परिवर्तन का मॉडल दिया था, व्यक्ति में परिवर्तन का मॉडल दिया था। इसने कहा था कि जो भी पथ प्रदर्शक होंगे, पथ प्रदर्शक का मतलब था मार्गदर्शन, उस मार्गदर्शनों के लिए मील का पत्थर है जिन्होंने सैद्धांतिक रूप से अपना सहयोग दिया। और कर्ट लेविस ने कहा परिवर्तन के 3 स्तर होते हैं, और 3 स्तरों को किस तरीके से बांटा। पहले कहा इसने, पहले एक चीज़ इसने बोला कि ना जमने वाला, यानी प्रथम स्तर में क्या बोला कि अवस्था में निष्क्रियता या आलसपन मौजूद है तो वह धारणाएं नष्ट हो जाएगी। अगर आलसपन आपके अंदर है तो वो कॉन्सेप्ट आपका नष्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं है। तो समूह में अगर आप सभी लोग हैं तो आपके पास सभी लोग एक्टिव होना ज़रूरी है। ये कर्ट लेविस की थ्योरी है, गलत नहीं है थ्योरी इसकी थ्योरी सही है। तो इसलिए सक्रियता बनी रहेगी तो ठीक है, और अगर आप निष्क्रिय रहेंगे, आलसपन दिखाएंगे तो जो भी धारणाएं आप सीखना चाहेंगे या जो धारणा आपने सीखी है वो नष्ट हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी, किसी काम की नहीं है। तो ये चीज़ तो इसने ये बताया था परिवर्तन को लेकर, परिवर्तन चाहिए आप लोगों को ना। दूसरी बात इसने क्या बोला, दूसरी बात इसने बोला कि यह एक ऐसी अवस्था होनी चाहिए जिसमें संक्रमण चरण के परिवर्तन में आता है, संक्रमण चरण के परिवर्तन में आता है, जिसमें हमें परिवर्तन की अत्यंत आवश्यक होती है। तो यानी परिवर्तन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो परिवर्तन कब होना चाहिए, जब आप सक्रिय होंगे, सक्रिय होकर कोई काम सीखेंगे तब परिवर्तन आएगा। और जब कोई कार्य नहीं सीखेंगे तो परिवर्तन कहाँ से आएगा। और उसके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जब आपकी धारणाएं नष्ट नहीं हुई हैं, आप सक्रिय हैं, तो जाहिर सी बात है आपने कोई कॉन्सेप्ट को जरूर सीखा होगा, और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आप परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो परिवर्तन लाया जाता है, ये दूसरा चरण होता है। तो परिवर्तन लाता कौन है भाई, जो सेवार्थी होता है वो लाता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, जब वो सक्रिय रहेगा तभी ऐसा होगा। तीसरा चरण की बात अगर मैं करूँ आप लोगों से, 3 चरण बताया है इसने। अंतिम चरण ये है इसका कि नए धारणाएं आपने ला दी, स्थापित हो गई। जब आपने धारणाएं ले आए, आपने परिवर्तन कर दिया, तो वह धारणाएं जो थी वह स्थापित हो गई, और वो पारदर्शी के साथ व्यक्ति जो हो गया वो अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति क्या प्राप्त कर लिया, अस्थायित्व प्राप्त कर लिया। तो 3 बातें, प्रथम में आपको क्या याद रखनी है, आलस्य महजूद रहेगी तो धारणाएं नष्ट हो जाएंगी, प्रथम। दूसरी बात यह है कि परिवर्तन की धारा, परिवर्तनशील धारणा ये विकास, दूसरा। तीसरा है नई धारणाओं को स्थापित कर लेना, और ये स्थापित तब होगा जब व्यक्ति अस्थायित्व प्राप्त कर लेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ये आपको 3 बातें कर्ट लेविस के अंतर्गत याद रखनी है। ठीक है, और ये समूह सक्रियता के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टुब्बस का प्रारूप। टुब्बस प्रारूप क्या है, यह एक प्रकार का छोटे समूहों के अंतर्गत आता है। टुब्बस का जो प्रारूप है ये छोटे समूह के साथ किया जाता है, अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो टुब्बस किससे संबंधित है, अंतःक्रिया। अंतःक्रिया क्या होती है, जो आपके मन में, विचार में आंतरिक परिवर्तन लाना चाहते हो, या संगठन में या व्यक्ति में, उसके बारे में जब चर्चा होती है तो टुब्बस का प्रारूप कहलाता है। और टुब्बस के प्रारूप बेसिकली 3 रूपों पर हो सकता है, जैसे 4 रूप होते हैं इसमें, 4 चरण होते हैं इसमें। जैसे अगर मैं बात करूं अभिविन्यास, जिसमें एक सदस्य दूसरे सदस्य से परिचित होता है, तो वह एक प्रकार से अभिविन्यास की बात करता है। आप ऐसा ही बात यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। द्वंद्व, जहाँ पर समस्याओं को चर्चा की जा रही थी, एक प्रकार से दूसरे चरण में द्वंद्व के माध्यम से विचारों को विकसित किया जा सकता है। तो ये दूसरा चरण है। द्वंद्व चरण जब तृतीय चरण में आता है, द्वंद्व चरण जब तृतीय में आता है तो वह असहमति बता देता है। तो पहला आपको ध्यान रखना अभिविन्यास, दूसरा ध्यान रखना है द्वंद्व,
तीसरा ध्यान रखना है सहमति। क्या रखना है? सहमति। लेकिन जब द्वंद्व भी तीसरे चरण में आ जाए तो वहाँ पर असहमति आ जाएगी। लेकिन द्वंद्व अगर आ गया तब, अगर द्वंद्व को आपने वहीं पर रोक दिया है तो तीसरे चरण में जब आता है तो सहमति आती है। अगर द्वंद्व को रोक दिया है तो सहमति आएगी, अगर नहीं रोका तो असहमति आ जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना है। अंतिम अवस्था जो होता है परिणाम को घोषित करता है। समापन इसको बोला जाता है, चौथे अवस्था को समापन बोला जाता है, और वो परिणाम घोषित करता है। ठीक है, वह परिणाम होती है। ये टुब्बस का प्रारूप है। टुब्बस का प्रारूप अंतःक्रिया का अध्ययन करेगा, ये आपको ध्यान रखना, अंतःक्रिया का अध्ययन करेगा, अंतःक्रिया का। फिशर्स का प्रारूप होता है। फिशर्स का प्रारूप में अगर मैं बात करूं तो आविर्भाव की बात करता है, निर्णय आविर्भाव की बात करता है ये। जहां पर अभिविन्यास द्वंद्व आप यहाँ पर देख रहे थे टुब्बस में, अभिविन्यास द्वंद्व आविर्भाव, तो यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे फिशर में। उसने कहा कि अभिविन्यास होगा, द्वंद्व भी होगा, लेकिन तीसरे को बोल दिया आविर्भाव और चौथे को बोल दिया दृढ़ीकरण। तो प्रथम चरण में जब एक दूसरे से परिचित हुआ तो अभिविन्यास हो जाएगा और एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया, प्रथम तनाव का अनुभव कर लिया। दूसरे में चरण में जब द्वंद्व के लिए वह तनाव से, जो दूसरे चरण में द्वंद्व के लिए होता है जिसमें दूसरे तनाव का नाम दिया, और यहाँ पर सदस्य जो है सहमत नहीं हो पाते हैं तो दूसरे पर वाद विवाद कर देते हैं, विचार करते हैं, तो वहाँ पर द्वंद्व की प्रतिक्रिया जो होती है शामिल हो जाती है। तो ये फिशर का ध्यान रखिए, निर्णय आविर्भाव का है, निर्णय आविर्भाव का है। तो अंतःक्रिया आपका टुब्बस है और फिशर्स जो है वह निर्णय आविर्भाव का है। अगर मैं बात करूं तो टकमैन का है। टकमैन अभी आप देखेंगे इसका बहुत ही फेमस एक नाम आता है जिसको आप फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग और जॉर्मिंग के नाम से आप जानते हैं, और उसी सिद्धांतों के बारे में अभी आप लोगों से चर्चा करूंगा। इसके प्रारूप क्या है इसको आप अभी छोड़ दीजिए, अभी इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, 1965 में इसने मॉडल दिया था, तो ये टुकमैन का नाम आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि वो भी प्रारूप के ही अंतर्गत रखा गया है, इसलिए मैंने इसका नाम यहाँ पे डाल दिया है। एक नाम आता है पुल का प्रारूप। पुल की बात अगर मैं आप लोगों से करूं तो पुल मार्शल स्कॉट का पुल, इसका एक नाम है मार्शल स्कॉट पुल। पुल एक आप वो ना समझे कोई अलग का पुल है, ठीक है। तो मार्शल स्कॉट का जो पुल है वो बहु अनुक्रम प्रारूप है, जहां पर निर्णय लेने की दिशा में काम करता है। बहु अनुक्रम, जहां पर आपने बहुत सारे अनुक्रियाओं को फॉलो किया है, ठीक है। तो बहु अनुक्रम मतलब मल्टीटास्क जहां पे कर रहे हैं, तो वह मार्शल स्कॉट पुल का सिद्धांत माना जाता है। तो प्रश्न बनता है कि मार्शल स्कॉट पुल का सिद्धांत किसने दिया है, इसका सिद्धांत का नाम बताइए। तो बहु अनुक्रम का प्रारूप है, बस यही आपको ध्यान रखना है। ये बेसिकली कार्य पद्धति, विषय पद्धति, संबंध पद्धति के बारे में बात करता है, कार्य, विषय, संबंध के बारे में बात करता है, और यह है मार्शल स्कॉट पुल इसका नाम। गेरशिक का प्रारूप एक नाम है। गेरशिक एक प्रकार से अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो यह एक समय निश्चित की बात करता है, सामंजस्य का बात करता है, ठीक है। अकस्मात कोई अगर परिणाम या निर्णय या सुरक्षा या निष्पादन जैसे समूह जब विकसित होते हैं तो वह गेरशिक होते हैं, मतलब अचानक कोई चीज़ें हो जाए, प्रत्यक्षण की बात हो जाए, जहाँ पर अचानक या ऑटोमेटिक कोई चीज़ें या प्रतिरूप निर्धारित हो जाए। जैसे अगर मैं आपसे बात कहूँ, आपने नाम सुना होगा कि अचानक उस चिंपैंजी के मन में एक आइडिया आया कि छड़ी एक लगा दिया जाए तो केले को प्राप्त कर लिया जा सकता है। आपने चिंपैंजी का नाम सुना होगा, और थ्योरी भी कोहलर की सुनी होगी आपने, इनसाइड थ्योरी की। तो इनसाइड थ्योरी जो है बेसिकली गेरशिक प्रारूप के ही पर ही आधारित था, ठीक है, वहाँ पर अचानक आइडियाज़ को लेकर, ठीक है। तो ये चीज़ें थी गेरशिक का प्रारूप। विलन का प्रारूप एक था। विलन प्रारूप क्या था भाई, ये बेसिकली एकीकृत प्रारूप के नाम से जाना गया। एकीकृत प्रारूप के नाम से जाना गया था इसी को। निर्भरता और सम्मिलन और प्रतिनिर्भरता, संघर्ष, विश्वास, कार्य, उत्पादकता और समापन जैसी गतिविधियां इसमें शामिल की गई थी। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए, निर्भर, सम्मेलन चीज़ें या सम्मिलित करनी कोई चीज़ है उसको, और संघर्ष, और कोई विश्वास या स्ट्रक्चर, ढांचे या कार्य का कोई उत्पादन या समापन, ये सारी के सारी व्हील में स्टार्ट की गई। तो बेसिकली यह काम था एकीकृत प्रारूप का। समूह विकास को एकीकृत करोगे कैसे, कहा कि पहले आप उन सभी चीज़ों को सम्मिलित करिए, फिर कहा कि प्रतिनिर्भर बनाइए, फिर कहा कि संघर्ष करिए, फिर कहा कि विश्वास बनाइए, फिर कहा कि कार्य
का उत्पादकता करिए, फिर उसने समापन कर दिया। तो यह एक प्रकार की जो स्टेप चरण मैं बता रहा हूँ यह एकीकृत प्रारूप के अंतर्गत आता है, तो इसलिए इसका वेल का नाम रखा गया था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। दल का प्रारूप जहाँ पर आप देख रहे हैं दल, दल में आपको बस दो शब्द याद रखने हैं। एक का नाम रखना है याद मूल्यांकन, दूसरा का नाम रखना है परिपक्वता। मूल्यांकन और परिपक्वता का मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यह एक टीम इवैल्यूएशन एंड मैच्योरिटी की बात करता है। दल, दल का मूल्यांकन और परिपक्वता का जो प्रारूप है इसकी पहचान जो है मॉर्गन ने किया था। इसका नाम याद रखना, दल का प्रारूप किसने दिया है? मॉर्गन ने दिया है। ठीक है, मॉर्गन ने दिया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है मॉर्गन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये दल का प्रारूप हो जाएगा। उसके बाद मार्गदर्शन समूह अंतःक्रिया का प्रारूप, मैंने हालांकि अभी मार्गदर्शित समूह अंतःक्रिया का सिद्धांत भी बताया है, वही है सेम जो सिद्धांत मैंने बताया है, उसी सिद्धांत पर यह आधारित है। और ये 1940 के दशक में आया था। लियोज डमैक ने दिया था इस सिद्धांत को, इस प्रारूप को। नाम क्या है इसका? याद रखिए, ध्यान से सुनिए, लिखना तो लिखिए लियोज, यहाँ पर लियोज होगा। ठीक है, लियोज यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा है इससे। ठीक है, लियोज, हाँ लियोज डमैक ने 1940 के दशक में इसके बारे में दिया था। तो यह एक प्रकार से था वही जहाँ पर आप अपराधियों के उपचार के प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, जहाँ पर आपने अपराधियों के उपचार के लिए प्रयोग में ला रहे थे। अपराधियों के उपचार के लिए बताइए वो कौन सा सिद्धांत है जहाँ पे मार्गदर्शन, अपराधी है भाई तो उसको मार्गदर्शित करिए, तो उसके अंतःक्रिया का प्रारूप इसने दिया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। और समस्या समाधान कार्य केंद्रित तथा सामाजिक कौशल की बात अगर मैं करूँ तो यह एक प्रकार से कार्य केंद्रित और सामाजिक कौशल का जो प्रारूप था यह व्यवहारात्मक समस्याओं का समाधान करता था। तो आप ये एक बात याद रखिए, व्यवहारात्मक समस्या का समाधान कौन सा प्रारूप करता था? तो समस्या समाधान और कार्य केंद्रित तथा सामाजिक कौशल में था। ठीक है, मनोरोग चिकित्सक व्यक्ति का केंद्रित प्रारूप था एक, और इसमें मनोभाव संबंध को स्थापित करने के लिए इसका उद्देश्य ये था कि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य स्वयं की धारणा को मजबूत करना। तो व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत किया जाता था और स्वयं की धारणा को मजबूत किया जाता था। तो मनोरोग में चिकित्सा केंद्रित क्यों थी? यहाँ पे दो बातें होती थी, एक स्वयं की धारणा को मजबूत करता था, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता था। तो ये दो बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। और आगे अगर मैं आप लोगों से बात करूँ पारस्परिक सहायता व स्वयं सहायता प्रारूप, ये क्या होता था? तो पारस्परिक स्वयं सहायता की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो यहाँ पर ये देखिए आप लोग कि परस्पर सहायता की संकल्पना में सबसे पहले क्रोपोटकिन का नाम आता है। यहाँ पर क्रोपोटकिन का नाम आता है। आप ध्यान से लिखिए इसको, ठीक है, क्रोपोटटेन। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, क्रोपोटकिन इसका नाम है, क्रोपोटकिन। और क्रोपोटकिन ने ही एक प्रकार से अगर मैं बताऊं तो एक म्यूचुअल एड एंड सेल्फ हेल्प मॉडल्स के बारे में ये जो है फेमस था। तो आप ध्यान रखना, इसमें सामाजिक जीव विज्ञान को विकसित किया। इसमें क्या क्या विकसित? सामाजिक जीव विज्ञान को विकसित किया इस सिद्धांत में। ठीक है, बेसिकली मनोचिकित्सकीय देखभाल पर आधारित थे कुछ प्रारूप, जैसे नीड्स एबीसी मॉडल, मॉडल्स। आपने नाम सुना होगा, नीड्स एबीसी मॉडल होता क्या है? ये टॉम कैपलॉन ने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एबीसी मॉडल्स, एक्विजिशंस एंड बिहेवियर, एबीसी का पूरा नाम है। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर इसमें जो एक्विजिशंस एंड बिहेवियर की बात किया, जिसमें व्यवहार परिवर्तन की बात किया, तो इन्होंने कहा कि इंसिडेंट्स, ठीक है, बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, यानी एक आकस्मिक व्यवहार का जो परिणाम है उसके मॉडल के बारे में बात किया था टॉम कैपलॉन ने। तो इसने कहा कि समूह और परिवार स्थापन में जो वास्तविक अभ्यास होगा उसके बारे में बात किया था। परिवार स्थापन को लेकर और वास्तविक अभ्यास को लेकर जो बात की गई है, जहाँ पर आवश्यकता पर बल दी गई है, आवश्यकता पर बल देने वाला जो नीड्स एबीसी मॉडल है वही सिद्धांत है टॉम कैपलॉन का। यह आपको ध्यान रखना है। 2008 में लाया गया था इस सिद्धांत को, 2008 में लाया गया था इस सिद्धांत को, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक तंत्रिका विज्ञान भाषा का प्रारूप है और ये लास्ट है।
और इसमें एकीकृत विकासात्मक उपागम में बात की गई क्रमबद्ध काल्पनिक विधि को बात की गई थी। इसमें इसमें उद्देश्य ये था कि व्यक्ति के साथ जो लक्ष्य मूलक कार्य होंगे, जो स्त्री पुरुष प्रतिनिधिक व्यवस्था और मिश्र रूपक या उत्पत्ति स्थान संबंधित या प्रारूप जो था, जहाँ पे रोगों के लक्षणों को देखकर, दुष्क्रियता को देखकर चिन्हित करने की बात कर रहा था। तो तंत्रिका भाषा में बेसिकली अगर मैं बात करूं तो अन्न उत्पादक व्यवहार विश्वास था उसमें। तो जैसे जो अनबिहेवियर, जैसे मैं कहूँ असामाजिक व्यवहार जो था, असामाजिक व्यवहार तंत्रिका भाषा के विज्ञान के रूप में देखा गया। तो इसमें कहा गया कि शिक्षा, परामर्श, पर्यवेक्षण, शिक्षण, प्रबंधन, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, मनोविज्ञान का क्षेत्र भी ये लागू किया जाएगा। तो तंत्रिका विज्ञान भाषा कहाँ कहाँ लागू है? पर्यवेक्षण में लागू है, शिक्षण में लागू है, प्रबंधन में लागू है, परामर्श में लागू है, प्रशिक्षण में लागू है, स्वास्थ्य में लागू है। यहाँ पर सभी जगह पे तंत्रिका विज्ञान भाषा जो प्रारूप है ये उन जगह पे लागू है। तो इतनी बातें आप लोगों को यहाँ से ध्यान में रखना है। ओके, तो ये चीज़ें थी आप लोगों को जो मैंने बताया है इसके प्रारूप में। ठीक है, अब आगे मैं बढ़ता हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं अभी स्टार्ट करने चल रहा हूँ। ठीक है, वेट, चलो स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलो, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। और यहाँ पर देखिए कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपनी परिभाषा के बारे में या उसके बारे में जिक्र किया कि विभिन्न प्रकार की जो अवस्थाएं होंगी इन्हीं अवस्थाओं से गुजरता है। देखो, एक नाम है वेल्स, ये नाम है बेल्स का। 1950 में बेल्स ने सिद्धांत दिए। बेल्स ने कहा कि ये विकास की अवस्थाएं जो हैं वह होगी, ओरिएंटेशन का मतलब होता है दिशा निर्धारित होगी पहले, फिर मूल्यांकन होगा, फिर निर्णय लेना होगा। इन्होंने 3 अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया था। समूह कार्य के में देखो, जब उसका विकास होगा तो पहले आप जाइए, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि अनुकूलन दौरा करिए, दिशा निर्देशन का दौरा करिए। उसके बाद उसमें से जब आपको लगे कि भाई मूल्यांकन करने की गतिविधियाँ हैं तो उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन करिए, मूल्यांकन करिए, फिर उसके बाद निर्णय लीजिए। या वेल्स ने सन 1950 में दिया था इसका विकास का अवस्था। नाम आता है टकमैन का। टकमैन कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं पे टुकमैन मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टुकमैन का। इसको फॉर्मिंग कहा जाता है, स्टॉर्मिंग कहा जाता है, नॉर्मिंग कहा जाता है, परफॉर्मिंग कहा जाता है और एडजॉर्निंग कहा भी जाता है। इसकी 5 अवस्थाएं बताई गई। एडजॉर्निंग आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 5 अवस्थाएं थी। अब इनके 5 अवस्थाओं के बारे में थोड़ा सा भी मैं आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ उसी पर। तो टुकमैन ने देखिए विकास जो बताया, उसने चरण को गठन करने के लिए पहले चरण को उन्होंने नई नौकरी या नए स्कूल को लेकर अपने पहले दिनों के समान अनुभव के बारे में जब बात होती है तो वह एक प्रकार का फॉर्मिंग को लेकर बात की गई, पहले स्टेप को लेकर। टकमैन में पहले स्टेप को लेकर उसके बारे में जिक्र की गई थी। हम जिक्र करेंगे एक एक करके। देखिए उसके बाद अच्छा, अभी आप देखो यहाँ पे फॉर्मिंग की बात करूँ तो यहाँ आप समझ गए होंगे भलीभांति तरीके से कि इसमें किन चीज़ों की बात की जा रही है, जिसमें समूह गतिशीलता को लेकर, टीम की भूमिका को लेकर स्थापित करने के साथ साथ लीडर को आप अनुभव प्रोवाइड करें, मतलब नेतृत्व जो है उसको अवसर दे कार्य करने के लिए, उसको कार्य करने का कार्यभार दे, उसका उद्देश्य दें, उसका उद्देश्य क्या है, उसको वास्तविक कार्यों से रूबरू करवाइए। ठीक है, उसके कुछ जो भी रूल नियम है उसको बताइए, उससे कार्य के प्रति उत्साहित करिए। यह सारे कार्य जो होते थे एक प्रकार से फॉर्मिंग में आते थे, एक प्रकार से किस में आते थे, फॉर्मिंग में आते हैं। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना है। स्टॉर्मिंग का मतलब क्या था? स्टॉर्मिंग का एक प्रकार के तूफानी चरण भी इसे कहा जाता है, और यह एक रूममेट के साथ जैसे एक बिंदु पर पहुंचने के लिए जहां आप किसी छोटी छोटी मूर्खताओं या नोटिस करना या शुरू करते हैं जो अपनी नसों पर चढ़ जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह हुआ कि जो असामाजिक व्यवहार होता है समाज में, उस असामाजिक व्यवहार को आपको क्या करना है, समाप्त करना है, और उन्हें सकारात्मक व्यवहारों को क्या करना है, वांछनीय रूप में उनको क्या करना, परिवर्तित करना है। तो ऐसी प्रतिक्रियाएं करने के लिए ये जो आप स्टॉर्मिंग देख रहे हैं, स्टॉर्मिंग का मतलब एक प्रकार से स्टोर करने की प्रतिक्रियाओं को रिलेट कर रहा है, एक तरह से स्टोर करने की प्रतिक्रियाओं को रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछा जाता है एग्जाम में प्रश्न आप लोगों से, इसका क्रम पूछा जाता है। इसके अंतर्गत ये नहीं पूछा जाएगा कि फॉर्मिंग में क्या था। फॉर्मिंग में आप समझना सीधे सीधा भाई होगा
सारे लोगों का परिचय होगा, और स्टॉर्मिंग में क्या होगा, सारे सूचनाओं को क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। आप ये चीज़ें यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इसको ध्यान रखिएगा, क्रमबद्धता इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्रमबद्धता से प्रश्न पूछे जाते हैं। नॉर्मिंग का क्या मतलब होता है? नॉर्मिंग एक प्रकार का आदर्श होता है, और यहाँ पर कह रहा है कि यह तब होता है जब टीम, जो समूह के लोग हैं, अपने पिछले झगड़ों से आगे निकल जाते हैं और अपने साथियों की ताकत को पहचानना और महत्व देना शुरू कर देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब वहाँ पर जो समूह के सदस्य लोग थे, उनमें सबके बातों को वो सही तरीके से समझ गए हैं और पहचान गए हैं, उनकी महत्व को भी पहचान गया है। और यह जो एक प्रकार के पहचान के साथ क्रिया करना एक प्रकार की कहलाती है, क्या आपकी, यह नॉर्मिंग कहलाती है। तो यह एक आपका नॉर्मिंग कहला जाएगा टकमैन का 1965 में। उसके बाद परफॉर्मिंग का होता है। परफॉर्मिंग में अगर आपने देखा कि यहाँ पर मैं बात करूँ तो यह जो प्रदर्शन का एक चरण विकास है, और यह सभी चरणों में सबसे सुखद माना जाता है। और आपकी टीम प्रदर्शन कर रही है तो सार्वकालिक उच्च स्तर पर, यानी सार्वजनिक स्तर पर आपकी जो टीम है वो प्रदर्शन कर रही है, और उसका मतलब यह है कि उस टीम के सभी सदस्यों का जो आत्मनिर्भर है और जो स्वयं की समस्या का कौशल है उसका विकास किया। यानी उसने क्या कर लिया, स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर लिया। और यह प्रतिक्रिया किस में आती है, परफॉर्मिंग में आती है, यानी प्रदर्शन कर रहा है वहाँ पर वो, अब वो क्या कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो ये परफॉर्मिंग में आता है। उसके बाद आता है एडजॉर्निंग, और ये लास्ट है और टुकमैन का। और एडजॉर्निंग क्या होती है, एक प्रकार की 5वां चरण माना जाता है ये। और यहाँ पर इसने एक प्रकार से, एडजॉर्निंग का मतलब होता है कि उसने स्थापित कर लिया, सही से उसने क्या कर लिया, उस समूह में स्थापित कर लिया, जो अवांछनीय व्यवहार था उसको कम कर लिया, और वांछनीय व्यवहार को क्या कर लिया, आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो ऐसी प्रतिक्रियाएं किसमें आती है, एडजॉर्निंग में आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र कर दिया, बता दिया आप लोगों से, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। टकमैन का परफॉर्मिंग और स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग और एडजॉर्निंग, ये 4 जो स्टेप है 5, ये पाँचों के पाँचों एग्जाम में पूछे जाए हैं कई बार यूजीसी के, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। इसमें एक और नाम आता है, देखिए, और ये नाम है 1972 में कैलिन का नाम। ये भी प्रश्न देखो, ये 3 नाम आपका ध्यान रखना है, टकमैन का, और एक नाम आता है कैलिन का, और ये ट्रेकर का, ये ट्रेकर जी है। तो ये 3 लोगों का नाम ध्यान रखिए। इसने कहा दिशा निर्धारण, विरोध कहा, समझौता बताया इसने, और साथ ही साथ उसने घनिष्ठता भी बताया। घनिष्ठता के साथ उसने समापन भी कर दिया। तो यानी आप लोग देख रहे हैं कैलिन में 1972 में एक नाम उसने बताया क्या, दिशा निर्धारण, और दूसरा नाम उसने बताया विरोध, तीसरा नाम बताया उसने समझौता, और चौथा नाम बताया घनिष्ठता, 5वां नाम बताया उसने समापन। ये 5 बातें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो एक और नाम आता है ट्रेकर का। और यहाँ पर जो ट्रेकर आप देख रहे हैं, ट्रेकर ने सन 1972 में, ट्रेकर ने 1972 में इसने प्रारंभ पहली अवस्था को बताया, दूसरे को बताया समूह भावना का आविर्भाव, तीसरे के बताया इसने मित्रता का विकास, चौथे को बताया इसने सशक्त समूह, और 5वां इसने बताया कि समूह भावना का पतन। ये आपको अवस्था ध्यान रखनी है सारी की सारी, यह अवस्थाएं जो है उसके बारे में चर्चा किया था। उसके बाद एक नाम आता है गरलैंड और जॉन्स और कोलंडनी का नाम। और यहाँ पर ये नाम अगर मैं बात करूँ आप लोगों से 1976 में दिया, तो इसने सबसे पहले दिया था मान्यता। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसको आप छोड़ दीजिए यह इतने, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। बट ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, आप लोगों से। नोदर देन यहाँ पर मैं करूँ गारलैंड और जॉन्स और कोलंडनी का नाम, तो मान्यता पूर्व होगा, अधिकार नियंत्रण होगा, घनिष्ठता होगा इसका, और उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तो अलगाव होगा, विभाजन होगा, और समाप्ति होगा। तो ये इसकी जो 5 स्टेप थे गारलैंड जॉन्स का 1976 में, मान्यता पूर्व, अधिकार पर नियंत्रण, घनिष्ठता, अलगाव और विभाजन और समाप्ति, इसके बारे में इसने बताया था गारलैंड ने। नॉर्दर्न और करलैंड के बारे में बात करूँ 2001 में इसने कहा था, इसने सिर्फ 4 ही अवस्था के बारे में बात किया था। एक था समावेश, जिसको कहा गया दिशा निर्देश, अनिश्चितता, पर्यवेक्षक और पारस्परिकता एवं लक्ष्य सफलता, और उसके बाद लास्ट बताया था विभाजन और समापन। ये 4 इसकी स्टेजेस बातें थी, विभाजन और समापन। तो ये जो चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को बताया है, समूह विकास की अवस्थाएं थी। समूह विकास की अवस्थाओं को आप बार बार मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मिंग और स्टॉर्मिंग और नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग और एडजॉर्निंग, इसको याद रखिएगा, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कैलिंग का नाम याद रखिएगा, फिर उसके बाद आप लोगों को ट्रैकर का नाम याद रखना है। ये पाँच जो है तीनों दिए हैं, तीनों लोगों के 5 ही चरण हैं और उन्हीं को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आप लोगों से स्टार्ट करूँगा समूह कार्य के इतिहास को लेकर। ठीक है, हाँ, अभी मैं ये PDF आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है ना, अभी मैं ये PDF जो है आपके ग्रुप में डाल देता हूँ, आप उसमें देख लेना। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, PDF से आप लोग पढ़िए सारी चीज़ें। हाँ, फिर कल मुलाकात करते हैं। कल दूसरी क्लास होगी आप लोगों का और दूसरा टॉपिक होगा। ठीक है, ओके।